नमस्कार दोस्तों, वाईएस नर्सिंग अकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 36 लेकर आए हैं जो एम्स के जेएमई और यूपीपीएससी के स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ न्यूरोलॉजिकल आउटकम इन हेड ट्रॉमा। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो हेड इंजरी का जो पेशेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल हेड इंजरी के बारे में बात हुई दोस्तों। यहाँ पर हेड इंजरी, उसमें आपका बेस्ट प्रेडिक्टर क्या रहेगा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में दोस्तों। तो आंसर आपके सामने, आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और पिपेलरी। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी, पिपेलरी। जो आई ओपनिंग और मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल होते हैं दोस्तों, ये हमेशा जीसीएस में काउंट होते हैं दोस्तों। और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि नॉर्मल वाइटल साइन कितने होते हैं तो आप 5 आंसर दोगे। लेकिन अगर इन एमरजेंसी पूछ लेता है, एमरजेंसी जैसे हेड इंजरी का पेशेंट है, ये एमरजेंसी में आता है दोस्तों, और एमरजेंसी में आता है पिपेलरी। और अगर 5 ऑप्शन की अगर आपके सामने बात की जाए तो फर्स्ट है बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, और 5th नंबर पर आता है पेन। और अगर एग्जामिनर लिख कर पूछ लेता है कि 6th वाइटल साइन, तो उसको आप नाम दोगे SpO2, वरना वाइटल साइन आप 5 ही काउंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए टैप वाटर एनीमा इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि आपने एक पेशेंट को टैप वाटर एनीमा लगाना है, तो कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट रहेगी एनीमा, टैप वाटर एनीमा लगाने के लिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एनीमा 2 प्रकार का होता है। कौन सा एनीमा को बोलते हैं दोस्तों, एनीमा होता है जो उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन, और वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्वाकेंट और एक होता है रिटेंड। अगर एक्वाकेंट की बात की जाती है दोस्तों, तो एक्वाकेंट में आता है दोस्तों टैप वाटर, पुर्गेटिव, एस्ट्रजेंट और कार्मिन्यूटेशन, एंथेलमेंटिक और ऑयल एनीमा। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो तो पकाओ, PACO। और रिटेन की बात की जाती है दोस्तों, रिटेन में और एक्वाइंट में क्या फ़र्क होता है दोस्तों। रिटेन होता है तो वो तुरंत बाहर आता है, और जो एक्वाइंट होता है वो कुछ समय के लिए अंदर रहता है, उसके बाद बाहर आता है। रिटेन में आते हैं दोस्तों स्टिमुटेंट, एनेस्थेटिक, न्यूट्रिशन, सेडेटिव, एमोलेंट। और इनको अगर शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए तो SANSE, यानी कि एक्वाइंट में दोस्तों पकाओ, PACO, ये आप आसानी से याद रख सकते हो, पकाओ। और अगर रिटेंट की बात की जाए तो SANSE। और अगर यहाँ पर टैप वाटर होता है दोस्तों, वो होता है एक्वाइंट के अंदर। और एक्वाइंट क्या होता है दोस्तों, जब भी आप टैप वाटर एनीमा देते हो उस टाइम आप पेशेंट की लेफ्ट सिम्स पोजीशन रखोगे, लेफ्ट सिम पोजीशन रखोगे। राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 30 मिनट आफ्टर ए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इज इंसर्टेड, द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट अपीयर टू बी हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि 30 मिनट आफ्टर, यानी 30 मिनट के बाद, एक सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट करने के 30 मिनट के बाद, यानी एक पेशेंट है उसको आपने सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब डाली है, इंसर्ट करी है, उसके डालने के बाद द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट अपीयर टू बी हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग। नर्स को उस पेशेंट के अंदर हैवी डिफिकल्टी ब्रीथिंग देखने को मिल रही है, तो आप पेशेंट के अंदर क्या ऑब्जर्व करोगे। ये कौन सी ट्यूब होती है दोस्तों, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं ईसोफेगल ट्यूब। जो सेंगस्टेकन ब्लैकमोर जो ट्यूब होती है दोस्तों, इसको हम नाम देते हैं ईसोफेगल ट्यूब। और ये ट्रिपल लूमन में आती है दोस्तों।
तो जब डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग और हैवी हो रही है तो पेशेंट के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पेशेंट के आप अंदर ऑब्जर्व करोगे डिटरमाइन वेदर द ट्यूब इज ऑब्स्ट्रिंग द एयरवे, यानी कि आप अगर एयरवे में कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो तुरंत एयरवे को बाहर निकाल दोगे, कट कर दोगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। व्हेन असेसिंग ए 70-year-old client with depression for suicide risk, which of the following question would be best? दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि एक 17 साल का एक पेशेंट है जो सुसाइड डिप्रेशन का पेशेंट है, जो सुसाइड की रिस्क पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी बेस्ट, आप उस पेशेंट से क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या एक्सेप्ट करते हैं उस पेशेंट से क्वेश्चन क्या करेंगे? राइट आंसर बताइए दोस्तों। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि सुसाइड वाला जो पेशेंट होता है उसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों ECT, बेस्ट ट्रीटमेंट। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है दोस्तों। आप उससे क्या क्वेश्चन करेंगे? ऑप्शन आपके सामने चारों। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों तो राइट आंसर बनता है आपके सामने आर यू थिंकिंग अबाउट किलिंग यूर सेल्फ, यानी पेशेंट की थिंकिंग को सुधारना है, उस पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, उस पेशेंट को हमेशा अपने साथ ऑब्जर्व करना है। उस पेशेंट को जो सुसाइड डिप्रेशन का पेशेंट है उसको आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, और उस पेशेंट के कमरे की कभी लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। जिस कमरे में आप उसको रखोगे उसको ज़मीन पर सुलाना है, कोई बेड वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन उस रूम में नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होता है, आर यू थिंकिंग अबाउट किलिंग यूर सेल्फ। राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स द वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड थस रिड्यूस इट्स वॉल्यूम? दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि हाई टेम्परेचर पर अगर आप किसी चीज़ को जला दोगे तो वह क्या कहलाएगा? हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हाई टेम्परेचर अगर आप किसी चीज़ को वेस्ट करते हो, जलाते हो, तो वो क्या कहलाएगा? इनक्रिएटर, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन या ऑल ऑफ द अबव? अगर दोस्तों यहाँ पर हॉट एयर ओवन की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों 160, 170 और 180 डिग्री सेल्सियस। और अगर ऑटोक्लेव की बात की जाए तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑटोक्लेव मोस्ट हीट के अंदर आता है और वो 133 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और अगर हाई टेम्परेचर पर आप किसी चीज़ को जलाते हो, बर्न करते हो, तो उसको बोलते हैं हम इनक्रिएटर। और वो कितने पर जाता है दोस्तों? वो जाता है दोस्तों 850 यानी 850 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और उसके बाद में क्या बचता है दोस्तों? ऐश वो नहीं दोस्तों जो आप सोच रहे हो, ऐश का मतलब होता है राख। इनक्रिएशन भी बोलते हैं हम इसको, इनक्रिएटर को हम इनक्रिएशन भी बोलते हैं। और ये हाई टेम्परेचर पर इसको बर्न करना होता है, जलाना होता है। और टेम्परेचर अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो 850 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। रेशियो ऑफ डिटोल सॉल्यूशन टू डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि थर्मोमीटर को साफ करने के लिए डेटोल का कितना रेशियो लेना चाहिए? थर्मोमीटर को साफ करने के लिए डेटोल का रेशियो पूछा गया दोस्तों। देखो यहाँ पर दोस्तों थर्मोमीटर को 3 तरीके से साफ किया जाता है, डेटोल, सेवलॉन और लाइजोल। और अगर डेटोल की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों 1:40। और अगर सेवलॉन की बात की जाए तो 1:20। और अगर लाइजोल की बात की जाए तो 1:40। जो डेटोल होता है वो 5 मिनट तक करना होता है, सेवलॉन होता है वो भी 5 मिनट तक करना होता है, और लाइजोल होता है वो 3 मिनट तक करना होता है। तो यहाँ पर अगर डेटोल का पूछे दोस्तों तो 1:40 और 5 मिनट तक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने।
द नर्स इज केयरिंग फॉर एन ऑब्स क्लाइंट ऑन ए वेट लॉस प्रोग्राम, विच मेथड शुड द नर्स यूज टू मोस्ट एक्यूरेटली एसेस द प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक ओब्स यानी भारी मोटा पेशेंट है, तो उसे आप वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में बता रहे हो, तो नर्स कौन सा मेथड यूज करेगी जिससे पता चल जाएगा कि मरीज का वेट लॉस हो रहा है। कौन से मेथड को नर्स असेस करेगी, असेस करना है दोस्तों, असेस करना है नर्स को। यानी एक भारी भरकम मोटा पेशेंट है और वो वेट लॉस करना चाहता है, तो नर्स उसके अंदर ऐसा क्या असेस करेगी कि उसको नर्स को पता चलेगा कि इस पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन मॉनिटर द क्लाइंट वेट, मॉनिटर द क्लाइंट इनटेक एंड आउटपुट, कैलकुलेट द क्लाइंट डेली कैलोरी इनटेक, फ्रीक्वेंटली चेक द क्लाइंट सीरम प्रोटीन लेवल। आप पेशेंट का सीरम प्रोटीन लेवल चेक करेंगे डेली, या फिर उसकी कैलोरी को इनटेक करेंगे, या पेशेंट का इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, या पेशेंट का मॉनिटर करेंगे वेट को। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए। जब भी इस तरीके का जो पेशेंट होता है दोस्तों, उसमें आप डेली पेशेंट का वेट मॉनिटर करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनटेक आउटपुट में कोई काम नहीं चलता दोस्तों, यहाँ पर कैलोरी इनटेक करने से कुछ नहीं होगा, और प्रोटीन लेवल चेक करने से भी वेट का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप डेली पेशेंट का वेट चेक करो, उससे पता चलेगा कि पेशेंट का वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। मेंटल डिसऑर्डर हाइपोकोंड्राइसिस इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक मरीज मानसिक रूप से बीमार है तो उसे हाइपोकोंड्राइसिस इज डिफाइंड। आप उस एक मरीज मानसिक रूप से बीमार है और उसको हाइपोकोंड्राइसिस इज डिफाइन करना है आपको दोस्तों। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। सॉरी, राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। मेंटल, मानसिक रूप से बीमार है पेशेंट। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। अगर यहाँ पर ऑप्शन 4 की बात की जाए, मिनिस्टरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, ये आता है दोस्तों इल्यूजन कहलाता है ये। और अगर इरिनेशनल फियर ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस ऑफ सिचुएशन, और ये कहलाता है दोस्तों फोबिया, यानी किसी चीज़ से डरना, वो फोबिया कहलाता है दोस्तों। और ऑप्शन ए की बात की जाए, ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ अनरिलेटेड विद पर्सन इंटेलिजेंस, ये आता है दोस्तों डेल्यूजन के अंदर। और अगर राइट आंसर की बात की जाए, जो आपके सामने है हाइपोकोंड्राइसिस, ये आता है दोस्तों डिसऑर्डर इन विच पेशेंट इज आवर कॉन्शियस अबाउट हिज बॉडी हेल्थ, इसको बोलते हैं हम हाइपोकोंड्राइसिस। अगर ऑप्शन 4 की बात की जाए तो वो होता है इल्यूजन, ऑप्शन सी की बात की जाए वो होता है फोबिया, ऑप्शन ए की बात की जाए वो होता है डिल्यूजन, और अगर हाइपोकोंड्राइसिस की बात की जाए तो उसको बोलते हैं हम ऑप्शन बी, ए डिसऑर्डर इन विच पेशेंट इज आवर कॉन्शियस अबाउट हिज बॉडली हेल्थ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए फॉल्स बिलीफ इन विच पेशेंट थिंक दैट ही इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अदर पीपल इज नोन एज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मरीज के अंदर फॉल्स बिलीफ, यानी दिमाग में बात बैठ गई है। फॉल्स बिलीफ का मतलब होता है दोस्तों दिमाग के अंदर बात बैठ गई है कि मुझे ये करना है तो करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। बात बैठ गई है कि ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं आपको देख रहा हूँ तो आप क्या ऑप्शन में वो करते हैं कि आपको लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि ये मेरे बारे में ही सोच रहा है, ये मेरे बारे में ही सोच रहा है, कि मुझे पता है कि ये मेरे बारे में सोच रहा है। उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे?
आंसर कैसे कीजिए दोस्तों, अगर डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूसेशन की बात की जाए या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर की बात की जाए या फिर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट की बात की जाए या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस की बात की जाए। अगर यहाँ पर सेल्फ एकुलेशन का मतलब होता है कि खुद पर डिपेंड है, और अगर ग्रेंडर की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक घमंड की बात आती है दोस्तों कि मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना आप को ही सब कुछ समझना। अगर गिल्टी की बात की जाए तो यहाँ पर होता है कि अपने आप पर, मतलब घर में कोई प्रॉब्लम होगी कि हर गलती के ऊपर अपने आप को गिल्टी फील करना। और अगर पेशेंट को लगता है कि उसके दिमाग के अंदर कोई बात बैठ गई है और उसको लग रहा है कि ये लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो उसको नाम देते हैं हम डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ए क्लाइंट हैज फॉलन एंड सस्टेन ए लेग इंजरी, विच क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क टू हेल्प डिटरमाइन इफ द क्लाइंट सस्टेन ए फ्रैक्चर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट को लेग इंजरी हो गई है, तो नर्स उस मरीज से कौन सा क्वेश्चन करेगी जिससे ये पता चल जाएगा कि उस मरीज को फ्रैक्चर हुआ है। यानी क्वेश्चन ने हमसे पूछा है दोस्तों कि एक पेशेंट है, उसकी लेग इंजरी हो गई है, उसका पैर टूट गया है, तो नर्स उस पेशेंट से ऐसा कौन सा क्वेश्चन करेगी कि उसको पता चल जाएगा कि उसको फ्रैक्चर हो चुका है। देखो दोस्तों, फ्रैक्चर दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर स्ट्रेन एग्जामिनर पूछ लेता है या स्प्रेन पूछ लेता है, तो स्ट्रेन होता है, एक होता है स्प्रेन। अगर स्ट्रेन की जहाँ पर लिखा जाए तो उसमें होता है दोस्तों टेंडन के अंदर दिक्कत आ जाना, और अगर स्प्रेन की बात की जाए तो वहाँ होता है लिगामेंट के अंदर दिक्कत आ जाना। स्ट्रेन का मतलब टेंडन में दिक्कत, और अगर स्प्रेन का मतलब तो लिगामेंट में दिक्कत। ये दो ऑप्शन भी मैंने आपको बताए हैं, ये भी आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात की जाए लेग इंजरी पेशेंट के बारे में, अगर पेशेंट को कोई क्वेश्चन है उसको पता चल जाए, तो वो होता है दोस्तों कि उस पेशेंट को जिसको भी फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, इज द पेन शार्प एंड कंटिन्यूस। उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा असहायक दर्द होता है, यानी बहुत ही पेनफुल दर्द होता है दोस्तों। जो लेग इंजरी जो पेशेंट होता है, जैसे हड्डी टूट गई है, इंजरी पेशेंट है, या टेंडन टूट गए हैं, या फिर लिगामेंट टूट गया है सॉरी, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन होगा दोस्तों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों। तो चलिए YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ थे ये सी क्लास नंबर 36। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 37 लेकर आएंगे, जो आपके दिल्ली एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो जितना भी हो सके दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं उनका सबका सपना पूरा हो सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।